हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारे पास टॉपिक है, लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे इनके ऊपर कुछ चीज़ें। इसमें हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने लास्ट में पढ़ा था मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी। इसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेस बाकी रह गई थी, वो आज हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आपके पास आती थी मॉर्फोलॉजी। आप लोगों को पहले बताया इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ना, बॉडी के अंदर के बारे में पढ़ना, बॉडी के अंदरूनी हिस्से के बारे में पढ़ना। जैसे कि हमारे पास आप कह सकते हैं हार्ट, ब्रेन, इन सबको बॉडी को कट करके जिस बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वो एनाटॉमी। उसके बाद सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शंस के, बॉडी का कोई ऑर्गन किस तरह वर्कआउट कर रहा है, इन सब के बारे में पढ़ना कहलाता है फिजियोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम जीन और हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के हेरिडिटरी मटेरियल के साथ काम करता है, जीन हमारी बॉडी में किस तरह काम करती है। उस वक्त बात आती है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी किसी भी चीज को नाम देने का प्रोसेस, किसी भी चीज को हम किस तरह नाम देते हैं, उनके नाम देने के क्या तरीकेकार रहते हैं। जैसे इंसानों का अगर हम नाम दें या किसी जानवर को नाम दें तो नाम हम क्यों दे रहे हैं और किस बेसिस पे नाम दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। उस वक्त बारी आती है पैलेंटोलॉजी की। पैलेंटोलॉजी में आप लोगों को बताया था इससे पहले भी कि फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है या रिमोट पास्ट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है या रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है फार्माकोलॉजी का। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन हमारी बॉडी में किस तरह यूज होते हैं, किस तरह मेडिसिन में क्या काम होता है, हमारी बॉडी में मेडिसिन का क्या रोल होता है, ये हम किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमारे पास आ गई सोशियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्टोलॉजी और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और एक और ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो ये भी हम लोग अब देखेंगे इसको। आप लोगों को डेफिनेशन मैंने लिखने का तरीका बता दिया था इजी करके कि आप लोग जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, सेकंड वाले फर्स्ट वाले डैश में आएगा और उसके बाद फिर इज कॉल्ड, जो भी हेडिंग है वो आपने लगा दिया, जैसे मॉर्फोलॉजी हमने लास्ट में भी इसके ऊपर किया हुआ था। अब हमारा कंटिन्यू है टॉपिक। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, इनके डेफिनेशंस लिखने का, बस फर्क आ जाएगा इनकी वर्डिंग्स में थोड़ा सा। बाकी डेफिनेशन के लिए आप वही जनरल फॉर्मूला, वही जनरल आप एक डेफिनेशन का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। आज जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आएगा वो है सोशियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं डायरेक्ट से चल रहा हूँ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोटेक्निक्स, ठीक है, विच इन्वॉल्व इन लाइफ, ऐसी टेक्निक्स जो किसी भी जिंदगी के काम को आसान कर ले, इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, विच मैं इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को भी मसला ना हो, विच इन्वॉल्व इन लाइफ इज कॉल्ड बायो, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोटेक्निक्स which involve in life is called biotechnology। जैसे कि अगर आपने देखा होगा आपके बॉडी में एक इंजेक्शन लगता है। ठीक है, अब इंजेक्शन हमारी बॉडी में अगर हम ऐसे ही कोई दूसरी चीज इंसर्ट करें या किसी दूसरी चीज से हमारी बॉडी में हिट हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि वहां पे गैप बन जाएगा या हमारी बॉडी में सुराख हो जाता है। लेकिन कभी भी इंजेक्शन आने के बाद ऐसा नहीं होता कि वहां से हमें कोई रिएक्शन हो रहा हो या कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर तरीके से हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास फिर बारी आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। ये आप ये कह सकते हो अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
अच्छा सवाल है कि एम्ब्रियो क्या होता है? जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जब मेल और फीमेल के सेल आपस में मिलते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, जिससे फिर आगे चल के फिर एक पूरा, जैसे आपने देखा होगा अंडे के अंदर पहले जो होता है अंडा होता है, अंडा फिर आहिस्ते आहिस्ते करके अंडे के अंदर वो मुर्गी का दिल बनना शुरू होता है, जैसे कि आपने मुर्गी के अंडे वगैरह देखे होंगे, तो उसके बाद फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अंडे में दिल बनता है और फिर उसके दीगर ऑर्गन्स बनते हैं, उसमें ब्लड बनता है, सब जो वो जो बनने का जो प्रोसेस, जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, जब तक वो अंडे के अंदर। उसके बाद जब वो फुल्ली एक डेवलप चिकन बन जाता है तो उसके बाद फिर हम उसे चिकन कहते हैं या चिक्स कह लें आप, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो क्या होता है? वो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम उसमें ग्रोथ हो रही होती है, उसमें चेंजेस आ रही होती है, जिसके बाद हमें एक फुल्ली चेंज मिलता है, जिसके बाद हमें एक कोई भी चूजा मिल गया, यानी कि चिक मिल गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो बता दिया, अब इसके बाद हमारे पास आएगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा एनवायरमेंट हमारे लिए कैसा है, किस तरह हमारे एनवायरमेंट का रिएक्ट आता है, किस तरह हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है, हमारे एनवायरमेंट किस तरह दीगर चीजों के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर आप लोगों को एक छोटी सी बात पता हो कि जब आप लोगों ऊंचाई की जगह पे आते हैं या पहाड़ वगैरह पे आते हैं तो वहां सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही अगर आप ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो सांस इजीली लेते हैं। हाँ, अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आपके शहर में बहुत ज्यादा धुआं है, बहुत ज्यादा गाड़ियों का धुआं चल रहा होता है या फैक्ट्रीज वगैरह धुआं है, तो आपको वहां सांस लेने में मसला होता है। लेकिन अगर भाई आप गांव देहात वाले साइड चले हैं जहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या मिलता है कि वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, इसकी वजह से आपके क्या होता है? आपके बॉडी जो होती है बिल्कुल वो रेस्ट में आ जाती है, सुकून में आ जाती है। आपको भी इसी वजह से सुकून में रहना पसंद होता है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शोर शराब है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप वहां से हटके थोड़ा सा दूर हट जाए, दूर चले जाए, कहीं साइड पे जाके बैठ जाए, ठीक है। तो इनके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, एनवायरमेंट का चेंज लाइफ के अंदर पढ़ना क्या कहलाता है हमारे पास? एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अ साइंस स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट इफेक्ट इन लाइफ, ठीक है। किसी जिंदगी के ऊपर एनवायरमेंट का क्या चेंज है वो पढ़ना क्या कहलाता है हमारे पास? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास एक और बायोलॉजी की ब्रांच आती है जिसको हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, या सोशल बायोलॉजी अभी भी कह सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जैसे बुक में लिखा हुआ है सोशियो बायोलॉजी, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल बायोलॉजी, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? इसमें हम सोशल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर्स, अब जाहिर सी बात है इसमें नॉन लिविंग का तो कोई तस्करा नहीं होगा। इसमें बात किसकी हो रही होगी? तमाम लिविंग थिंग की बात हो रही है, एक दूसरे से किस तरह वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह उनके बोलने का तरीका, किस तरह वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट करते हैं, वो किस तरह कोई भी काम, कोई भी एक्ट करते हैं, ठीक है। इस बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा हमारे पास? सोशियोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी या सोशियोलॉजी, ठीक है, या सोशियोलॉजी आप लोग कह रहे हैं, या सोशियो बायोलॉजी, ठीक है। दोनों ही आप लोग के पास चलेगा, सोशियोलॉजी भी होता है और सोशियो बायोलॉजी भी कहलाता है। तो अब हमारे पास क्या है? सोशल बिहेवियर्स हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरमेंट के साथ हमारा कैसा बिहेवियर है, हम किस तरह बात करें, कि इसे किसी के साथ हम किस तरह बिहेवियर करें। अगर हम दरख्त काट रहे हैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तो हमारे पास क्या होगा? दरख्त की तादाद कम हो जाएगी, दरख्त की तादाद कम होगी तो उसका भी रिएक्ट हमें तो मिलेगा ना, इफेक्ट मिलेगा। उसका इफेक्ट क्या होगा? हमें सांस लेने में मसला होगा, हमारी बॉडी को कम से कम न्यूट्रिशन मिलेंगी, क्योंकि फूड हमारे पास कम हो जाए, जितनी ज्यादा प्लांट्स कम होंगे उतने ज्यादा हमारे पास फूड भी कम होगा। दीगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जंगलात में रहते हैं उनके लिए जंगलात कम हो जाएगा हमारे दरख्त काटने की वजह से। तो ये सारे क्या है? सोशल बिहेवियर्स है ना, कि हम किस दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और वो हमारे साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर हम दोनों का रिएक्शन सही रहे तो हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारी जो इर्द गिर्द के जो एरिया है, ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, बहुत अच्छा बन जाए। लेकिन अगर हम ही अपने तरीके सही तरीके से नहीं रखेंगे, अपने आप को हम खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं और सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उस सामने वाले पे हार्मनेस दे रहे हैं, तो लाजमी बात है हमारे पास वो हार्मनेस आएगी, लाजमी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी पहले पढ़ाना था क्योंकि सेल बायोलॉजी से ये मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन रह गया था।
अच्छा, हिस्टोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। जो सेल होता है, जब दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाए, बहुत ज्यादा सेल मिल जाते हैं ना आपस में, तो क्या करते हैं? टिश्यूज बनाने लगते हैं। और टिश्यूज के बारे में पढ़ना यानी कि रेशो के बारे में पढ़ना, अगर आसान अल्फाज में समझाओ तो रेशो के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। सॉरी, रेशो के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। और सेल के बारे में पढ़ना सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अब आप देखें कि हिस्टोलॉजी में बेसिकली करते क्या है? जो टिश्यूज है हमारे पास, जितने भी जो रेशे हैं, जो हमारे मसल्स हैं, इनके अंदर जो रेशे हैं और इनके जो टिश्यूज हैं, इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास क्या अगली ब्रांच आती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे? मॉलिक्यूल्स, सवाल ये आएगा कि भाई मॉलिक्यूल्स कहां से आ गए? मॉलिक्यूल्स का क्या काम है? ये केमिस्ट्री थोड़ी तो है कि मॉलिक्यूल्स हम पढ़े, लेकिन हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इन्वॉल्व इन लाइफ, ठीक है, व्हिच इन्वॉल्व इन लाइफ। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना, और जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका हमारी बॉडी पे क्या रिएक्शन है, हमारे इनके ऊपर क्या रिएक्शन है, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। हम एज अ ह्यूमन हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वेस्ट निकालते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाए, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करें तो उस टाइम अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाए, तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, जिसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, हमें घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर हम दौड़ रहे ज्यादा, और उसके बाद फिर क्या होता है? हमारी सांस भी फूलने लग जाती है। उसके बाद फिर जैसी थोड़ी देर में सांस बहाल होती है, हमारे जो दर्द वगैरह सारा खत्म हो जाता है। ये किस वजह से? ये भी मॉलिक्यूल्स की वजह से। मॉलिक्यूल कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्सेस रुकने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी हमारे पास क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोटेक्निक्स व्हिच इन्वॉल्व इन लाइफ इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ environment effect in life is called environmental biology. A scientific study of social behavior is called sociobiology या sociobiology या sociology या sociology, जो भी आपको बोलना पसंद है आप वो बोल लें, ठीक है। उस वक्त क्या है? हिस्टोलॉजी क्या है? A scientific study of tissues is called histology. उस वक्त a scientific study of molecules which involve in life, जो भी किसी लाइफ के साथ, कोई भी जिंदगी के साथ कोई भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको अगर आप लोगों ने उतारना है उतार लें या देख लें आप लोग, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब आगे मैं चल रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास क्या है? अगला टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। अभी हमने ब्रांचेस पढ़ लिया, ब्रांचेस में हमने देख लिया कि हमारे पास जितने भी जो ब्रांचेस हैं उनका बायोलॉजी में क्या किरदार है, वो बायोलॉजी के ब्रांचेस है क्यों, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के हमें रिलेशनशिप देखने, बायोलॉजी विद अदर साइंस या विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के लिए या विद अदर साइंस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे विच अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास एक नई ब्रांच आ गई, नई चीज आ गई कि रिलेशनशिप बायोलॉजी का मैं बताना है कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप कैसा होता है, बायोलॉजी दीगर ब्रांचेस के साथ क्या रिएक्ट करती है, बायोलॉजी का आगे क्या इसका किरदार है, क्या होता है बायोलॉजी में। तो हमारे पास ना इसके लिए भी एक शॉर्टकट है।
अभी हम लोग लिखते हैं, पहले मैं ब्रांचेस लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी आएंगे हमारे पास, ऐसी कौन कौन से होते हैं हमारे पास साइंस की ब्रांचेस। तो आपके पास सबसे पहला होगा केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड रहती है, तो सर हमने सबसे पहले ही केमिस्ट्री लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला फिजिक्स, ये भी कॉमन है। फिर मैथ्स, ये भी साइंस की ब्रांच में आता है। अच्छा, फिर अभी हम यहीं पे अभी हम नहीं खत्म होंगे, फिर आता है हमारे पास जियोग्राफी। अच्छा, अभी क्या यहाँ पे बात हमारी एंड हो गई? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और हमारे पास मैथ्स हो गया, फिर जियोग्राफी भी हमने लिख लिया, तो क्या हमारे पास यहीं पे ही बात एंड हो गई? नहीं, एक और ब्रांच होती है जिसमें नाम क्या होता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना कुछ ब्रांचेस लिख ली है ना, अब इन ब्रांचेस के साथ सिर्फ हमें इतना सा करना है काम कि हमें इन सबके साथ क्या लगाना है, लिख के लगाना है बायोलॉजी या बायो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमैथ्स या बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स पूरा लिख देता हूं। फिर बायो जियोग्राफी, और बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास अभी सिंपल वर्डिंग समझते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से मतलब क्या होगा कि इनके केमिकल्स के बारे में पढ़ना। केमिकल्स कौन से केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है, हमारे लाइफ के अंदर उनका कोई किरदार हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बनाऊंगा, a branch of biology that deal with the branch of science, या क्या बोलूं मैं, सोचिए। It is a branch of science it is a branch of biology in which we study about the chemicals which involve in life. क्या? a scientific study of, लिखते हैं हम इसके डेफिनेशन ऑफ, a scientific study of which involve in life is called dash, ठीक है। हमने क्या लिखे, एक ब्रांच, एक डेफिनेशन लिख ली, a scientific study of dash which involve in life is called dash, ठीक है। डैश से हमने स्टार्ट किया, डैश में हमने खत्म कर दिया बायोकेमिस्ट्री। अब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, बायोलॉजी की केमिस्ट्री से हमें पता है किस बारे में पढ़ रहे होंगे हम, केमिकल्स के बारे में। तो ऐसे तमाम केमिकल्स, ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनके अंदर हम उनके केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हो, जिनमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हो और वो केमिकल्स किसी लाइफ, किसी जिंदगी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए केमिकल क्या होता है, सबसे कॉमन केमिकल क्या आ गया, मेडिसिन हो गए या आप लोग क्या ड्रग्स, और करें मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और केमिकल्स, ठीक है। A scientific study of medicine, drugs और chemicals which involve in life is called biochemistry। एक हमारे पास क्या हो गया, पोर्शन 1, यहाँ पे आप लोग ब्लू मार्कर से जो लिखना वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे जो आपके रेड और ब्लैक वाला जो नाम है, जो हेडिंग है, वो आप हेडिंग लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। A scientific study of medicine and drugs और chemicals which involve in life is called biochemistry। अच्छा, इसी की तरह पे हमारे पास नेक्स्ट भी आ रहा है। अब हमारे पास फिजिक्स है। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया मेडिसिन, मेडिसिन क्या होता है, दवा खाते हो आप, आपकी बॉडी सेट हो जाती है, वो क्या आपके पास केमिस्ट्री के अंदर तो केमिकल्स हम यूज करके उसको बनाते हैं। फिजिक्स में कैसा आएगा इस्तेमाल, तो फिजिक्स में आप लोगों को पता होगा, अभी थोड़े पहले मैंने इंजेक्शन एग्जाम्पल दी, उसके अंदर वो जो प्रेशराइज करके आप जो इंजेक्शन को जो अप साइड खींच रहे हो, जो उसके अंदर जो वैक्यूम बन रहा है, उसके अंदर दीगर केमिकल्स नहीं आ रहे हैं, दीगर माइक्रोब्स नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ आपका पर्टिकुलर केमिकल आ रहा है, या जो आपके जो इंजेक्शन आता है, ये तो सिरिंज आपने खींचा, अब जिस सिरिंज से आप जो इंजेक्शन खींचे उस इंजेक्शन के अंदर आपने देखा होगा एयर टाइट होता है,
उसके अंदर एयर नहीं होता, ये भी तो एयर हम किसी न किसी मेथड के थ्रू रोक रहे होंगे। कोई ऐसा मेथड होगा जो हम केमिस्ट्री फिजिक्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसका जो लॉ है, जो कानून है, जो ये हमें बता रहा है कि इसका हम इस तरह खींचेंगे तो हमारे जो भी है हमारे इसमें बैक्टीरिया वायरसेस नहीं आएंगे, या हमारा इससे मेडिसिन क्या रहेगा, सही रहेगा। या उसके लिए हम जो पर्टिकुलर बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, या हम जो कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास जो टैबलेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स। तो हम इसमें क्या कहते हैं, बेसिकली लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच इन्वॉल्व इन लाइफ इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। ठीक है, या आप लोग ये भी कह सकते हो लॉज एंड टेक्निक्स। ठीक है, जितनी भी जो हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हमें कहाँ से ब्लड किस तरह निकालना है, कहाँ हमें टाई अप करना है, कितने % टाई अप करना है, अगर हम ज़्यादा टाई अप करें शायद वहाँ का ऑर्गन डैमेज हो जाए, या हमें कहाँ पे कितने % इलेक्ट्रिसिटी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेक्निक है ना। तो ये सारे टेक्निक्स, ये सारे लॉज कहाँ से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना क्या लगेगा हमारे पास, बायोफिजिक्स। अ साइंटिस्ट स्टडी ऑफ लॉज एंड टेक्निक्स व्हिच इन्वॉल्व इन लाइफ इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। उसके बाद हमारे क्या है, बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में हम डेटा एनालिसिस और डेटा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई फलां की हाइट कितनी, उसे मेडिसिन कितना देना है, दिन में 1 बार देना है, 2 बार देना है। आपने देखा तो होगा, ठीक है, कि मेडिसिन देते वक्त वो आपसे पूछते हैं कि एज क्या है, क्या नहीं है, उसी हिसाब से वो मेडिसिन देते हैं। तो डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करना क्या कहलाता है हमारे पास, बायोमैथमेटिक्स कहलाता है, या बायोमेट्री भी आप कह सकते हो। और इसमें जैसे आप रिपोर्ट टेस्ट वगैरह होता है, उसमें भी आपने देखा कैलकुलेशन, तो सारी किस सारी मैथमेटिक्स आ रही है। बायोजियोग्राफी में हम लैंड ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, यानी कि जमीन के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारी जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे हम लाइफ जिंदगी एक्सिस्ट कर सकती है, कहाँ पे जिंदगी नहीं कर सकती है। तो इन सब के बारे में क्या रहता है हमारे पास, बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि हम इसमें पैसों की बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऐसा कैसे बनेगा, हमें उससे किस तरह फायदा होगा, हमें दीगर चीज़ें किस तरह मिलेंगी, हासिल किस तरह होंगी, अगर हम कहीं पर पैसा कमा रहे हैं, या हमारी चीज़ों की प्रोडक्शन करें। ठीक, अच्छा, अब बारी आएगी ना कि इकोनॉमिक्स को आप इसमें हमारे पास क्या है, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी मैं यहाँ पे तो दे रहा हूँ, इकोनॉमी किस तरह बात होगी। जैसे कि अगर आपको पता है कि ये फला जिस चीज है, ये फला जानवर है, ये बहुत जल्दी क्या होगा, दुनिया से वाइप आउट खत्म होने वाला है, या इसके एंड होने वाला है, तो आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से रखोगे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ताकि आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करे। आपके लिए हमारे पास अच्छा, तो आपको क्या है, बायोइकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह हमारे पास काम करेगी, किस तरह हमारे पास पैसा बनेगा, किस तरह हम उससे क्या है, जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बीच में हम डेड हो चुके हैं, या जो डेड होने वाले हैं, जो होने वाले हैं, उन सब बारे में पढ़ना है, या हमें किस तरह में प्रिजर्व करना है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में मिल्क की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, या हमारे पास अंडे की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, एग्स हमें नहीं मिल रहे, तो हम उसे किस तरह बढ़ा सकते, उसकी ग्रोथ किस तरह बढ़ाएं कि एग हमें बहुत ज़्यादा मिले, किस तरह हम उसके अंदर इंक्रीमेंट है
इकोनॉमी किस तरह हमारी स्टेबल रहे, तो उसमें क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अभी को एक को लिख लेते हैं, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स और केमिकल्स व्हिच इन्वॉल्व इन लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉज एंड टेक्निक्स व्हिच इन्वॉल्व इन लाइफ इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, is called biomैथमेटिक्स। A scientific study of land of earth is called biogeography. A scientific study of economy which involve in life is called bioeconomics। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, कुछ लेम से टॉपिक्स हैं, मतलब कि ना कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कि या आप ये कह लो करियर्स इन बायोलॉजी। तो हमारे पास देखिए करियर्स इन बायोलॉजी में हमारे पास सबसे बेसिक फील्ड आती है, कौन सी, एमबीबीएस आती है। अगर हम बात करें करियर्स क्या है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर, तो आप सबको पता है एमबीबीएस सबसे बड़ा करियर होता है, डॉक्टर बनना। डॉक्टर का आप नहीं बन रहे हो तो आप उसके बाद क्या बनोगे, नर्सिंग कर सकते हो, नर्सिंग नहीं करना बीएसएन कर सकते हो, बीएसएन अगर नहीं करना है आपने तो आप डी फार्मेसी कर सकते हो, डी फार्मेसी नहीं करना है तो आप बीडीएस कर सकते हो, बीडीएस नहीं करना है तो आप डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो भी नहीं करना है, आप जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटोलॉजी, ये सारी चीजें आप अलग अलग करके पढ़ सकते हो, इनमें अभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आती है, करियर्स में आती है। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना क्या आएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा इसी में ही, ठीक है। हमारे जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है कि हमारे एग्रीकल्चर किस तरह है, हमारे पास एग्रीकल्चर की ग्रोथ किस तरह चल रही है, हमारे पास फॉरेस्ट किस तरह चल रहा है, इन सब के बारे में अलग अलग स्टडी होती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फार्मिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर आती है, ये सारे बायोलॉजी के करियर्स हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा ऐसे तो बहुत हल्की फील्ड समझते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ज़्यादा कमाल की फील्ड्स होती हैं आफ्टर मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस और डी फार्मेसी, ठीक है, और बीएसएम के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स और आते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल है व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कोई बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लेना। अब सबसे पहली चीज क्या होता है, सबसे छोटी चीज क्या है हमारे पास, सबसे छोटी चीज हम कहते हैं एटम। एटम से भी छोटी चीज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन क्या है हम जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली इसके बारे में पढ़ सकते हैं, वो क्या है, एटम है। एटम से एक बड़ा मॉलिक्यूल आया जिसका नाम क्या हो जाता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम मिले, when two or more atoms are combined together, so they form a molecule. When two or more molecules are combined together, they form a macromolecules, ठीक है। हम इन्हें क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अभी बात यहाँ पे एंड नहीं हुई है, अब इसके बाद क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। When two or more macromolecules are combined together, they form a cell, ठीक है। When two or more cells are combined together, they form a tissue. When many tissues are combined together, वैसे ही आप यहाँ पे many भी कर सकते हो। When many cells combine together, they form a tissue. When many tissues are combined together, they form a When many tissues are combined together, they form a organ. When many organs are combined together in a particular arrangement, मतलब कि एक सही अरेंजमेंट में अगर तमाम ऑर्गन्स आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो ऑर्गन सिस्टम। क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि दिमाग, दिल, ये सारे एक लाइन से अगर आ जाए ऑर्गन सिस्टम। अब जब एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जिंदा चीज। अब उस जिंदा चीज के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपने आप को हम एक्सक्रीट करते हैं। जब ऑर्गेनिज्म से आगे निकलेंगे तो आपको पता चलेगा फिर होती है पॉपुलेशन, मतलब कि आबादी, कि भाई अब कितने मिकदार में कौन से जीव है, कौन सी लिविंग बीइंग है, या कौन से एनिमल्स हैं अवेलेबल, या क्या क्या चीजें हमारे एनवायरनमेंट में, क्या क्या जिंदा चीजें अवेलेबल है, मौजूद हैं, उनके बारे में पता क्या है, पॉपुलेशन कहलाएगा वो। अच्छा, पॉपुलेशन से आबादी, अब बहुत सारे पॉपुलेशन क्या है, एक जगह आके रहने लग जाए, बहुत सारे पॉपुलेशन क्या करें, एक जगह आके रहने लग जाए, क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी। क्या कहलाएंगे,
कम्युनिटी। अच्छा, जब बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में एक ही जगह आके रहने लग जाएं और कम्युनिटी हो जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट हो जाए, तो हम इसे कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम, या कह लें आप इकोलॉजी। अब जब पूरी हमारे पास पूरी इकोलॉजी आ गई, यानी कि हमारा या आप कह लें कि इकोलॉजी कह लें, या कह लें आप इकोसिस्टम कह लें, ठीक है। इकोसिस्टम, अब जो पूरी इकोसिस्टम यानी कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट एक तैयार हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई, इंसान आ गए, जानवर आ गए, दरख्त आ गए, सब आ गए। अभी जो पूरा आ गया इकोसिस्टम, इस पूरे इकोसिस्टम को अगर हम इन अर्थ बात करें तो हमारे पास ये जो पूरी इकोसिस्टम जो जमीन के ऊपर है, ये जो पूरी जो अर्थ है, अगर पूरी अर्थ की हम बात करें तो हमारे पास क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर ये क्यों कहला रहा है? ठीक है, ये बायोस्फीयर कहलाएगा। बायोस्फीयर मतलब कि भाई ये पूरा अर्थ, लैंड है, जमीन अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें सारे क्या कहलाएंगे? बायोस्फीयर। अच्छा, अब दोबारा आ जाते हैं शुरू में, जल्दी से देख लेते हैं एक बार इस टॉपिक को, जल्दी खत्म करते हैं ताकि फिर लास्ट टॉपिक, उसके बाद भी हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। एटम क्या होता है? अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन केमिस्ट्री। पुराने जो हमारे होते थे, जो पुराने जब एटम दरियाफ्त होते उसमें कहा जाता था ये कटेबल नहीं है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लें आप ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे नॉर्मली वो लिखा नहीं जाता क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है जब भी होता है वो कंबाइंड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। जब एक ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्या बना लेगा? O2। when two atoms are combined together they form molecule। मॉलिक्यूल बन गया O2। अब मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और बड़ा मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं, हमारे पास C6H12O6, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या हमारे पास ये आ गया ग्लूकोज, ठीक है। ये C6H12O6 क्या होता है? ये कहलाता है ग्लूकोज। आपको पता है हर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, हर बॉडी में ग्लूकोज होता है, हर बॉडी जो होती है वो अपने अंदर एनर्जी बनाती है, और एनर्जी के क्या होता है? सबसे कॉमन फॉर्म आता है ग्लूकोज आ जाता है। अच्छा, जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, बहुत सारी एनर्जीज आपस में मिलेंगे, क्या बना लेगा? सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अच्छा, टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे, जिसके आप कह सकते हो मसल्स बनने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे जब मसल्स आपस में मिल गए, बहुत सारे जब मसल्स आपस में मिले तो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बना लेंगे, जैसे कि हार्ट, ठीक है, जैसे कि आपके पास लंग्स, ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब बहुत सारे ऑर्गन मिल गए। अब क्या है? ऑर्गन जब एक सिस्टम में आ जाए, एक अलाइनमेंट में, जैसे कि हेड की जगह पे हेड है, ठीक है, यानी कि ब्रेन की जगह पे ब्रेन है, उसके बाद फिर आंखें अपनी जगह पे आ जाएं, आपके नोज, आपके आईज, आपके लिप्स, और उसके बाद फिर आपके लंग्स, और इसी तरह आपकी पूरी बॉडी एक अरेंजमेंट में आ जाए तो आप क्या कहला जाएंगे? एक पूरे ऑर्गन सिस्टम, यानी जो एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई कमी कोताही नहीं है। फिर अब ऑर्गन सिस्टम की बात क्या आएगा बारी? इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर एक जिंदा चीज दुनिया में आ जाएगी, वजूद में आ जाएगी, दुनिया में हमें फिर नजर आएगा कि हाँ भाई ये जिंदा चीज है, ये है, ये फला है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये बिल्ली है, ये जो है खरगोश है, ये कोई परिंदा है, या ये कोई दरख्त है। उसके अंदर के भी तो एक और निज़ाम है ना, तो आपने देखा होगा दरख्त के जो रूट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, स्टेम है, और उसके बाद पत्ते हैं, उसके फूल हैं, तो ये भी क्या है? पूरा सिस्टम है। अच्छा, पॉपुलेशन, फिर उस चीज़ की आबादी बढ़ना, मतलब उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा, लाखों में, ठीक है। उसमें जब बहुत सारे पॉपुलेशन, मतलब कि इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त वगैरह सब जब आपस में आगे रहेंगे, क्या कहलाएगा? कम्युनिटी। अब जब हमारे ये सारी चीज़ें, ये पूरी कम्युनिटी और इसका जो और एनवायरनमेंट का जो रिलेशन होगा, क्या कहलाएगा? इकोलॉजी, या कहते हैं आप इकोसिस्टम। अब पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो क्या कहला जाएगा? बायोस्फीयर। ये देख लें, यहां पे हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक एंड हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये टॉपिक एंड होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको जिसको नोट डाउन करना है, करना है।
ठीक है, अब मैं आगे पे मिटा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके कर लीजिएगा, मैं आगे मिटा रहा हूँ या पॉज करके कर लें। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास, लास्ट टॉपिक क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं कह लूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उस वक्त क्या हमारे पास? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब सवाल आएगा व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो देखिए हमारे पास क्या है कि ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच हैव ओनली वन सेल। कितने सेल हैं? वन सेल। अ ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल is called unicellular organization. ठीक है, ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास कितने सेल हो? एक सेल हो, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कि वायरसेस, इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूं अमोइबा, ठीक है, लाइक अमेबा, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर कॉलम, जैसे अमेबा क्या होता है? एक सेल में होता है, एक सेल से ज्यादा नहीं होता, वो एक ही सेल में उसकी पूरी बॉडी होती है। इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं या कंप्लीटेड है भी तो उनके अंदर वो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर ब्रेन नहीं होता, उनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो उनका ब्रेन का काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर की बात करें तो आर ऑर्गेनिज्म which have many cells, which have many cells, ठीक है, या आप यूं कह लें many cells और more than one which have many cells or more than one cell is called multicellular organization। उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। जैसे इंसान, ह्यूमन, इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल आएगी वो किसकी आएगी? ह्यूमन की। ह्यूमन हो गया, हॉर्स हो गए, हॉर्स के बाद आपके पास रैबिट्स आ गए, ठीक है, ठीक, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। ह्यूमन, हॉर्स, ये किसके एग्जांपल हैं? जिनके पास एक से ज्यादा सेल पाए जाए। ह्यूमन, हॉर्स और आपके पास प्लांट्स एंड etc और बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं जो मल्टी सेलुलर में ही आती हैं। अब ऐसी चीजें आ सिंगल सेल, अब देखिए बात ऊपर हो गई, हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी आ चुकी, अ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन सेल या अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन सेल इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो, मोर देन वन सेल हो, यानी मेनी सेल्स हो या मल्टी सेल्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे तमाम सिंगल सेल वाले या एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक साथ मिलकर रहे, जो आपस में एक साथ मिलकर रहे, उस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि उस खास तबके के, उस खास स्पीशीज के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी डेफिनेशन होती है अ सिंगल सेल
organism which live together is called colonial organization. ठीक है, colonial organization. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आता है सबसे कॉमन वुलवॉक्स. ठीक है, ये भी पानी के अंदर पाया जाता है वुलवॉक्स, अमेबा भी पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन अमेबा अलग रहना पसंद करता है और वुलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनी बना के यानी झुंड बना के रहता है, आपस में एक साथ वो रहते हैं. ठीक है, इसका वजह से हमारे पास वुलवॉक्स क्या कहलाता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल होता है. क्योंकि देखिए सिंगल सेल है तो वो तो ऊपर लिखा सकता है यूनिसेलुलर में, लेकिन क्या है आपस में ग्रुप बना के रह रहा है तो हम इसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स भी हम कहेंगे, या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं. ठीक है, ये इतनी सी बात के लिए ये भी नोट डाउन कर लें. चैप्टर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब इसके आगे चैप्टर 1 में और कुछ भी नहीं है, इतना कोई खास टॉपिक नहीं है. हाँ बचता है एक कंट्रीब्यूशन बचती है. कंट्रीब्यूशन के अंदर आप लोग ये कर सकते हैं, मैं भी बुक से ही आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जाबिर बिन हैन की क्या कंट्रीब्यूशन थी. तो जाबिर बिन हैन जो था जो थे वो क्या है, ही वाज बोर्न इन ईरान. कहाँ पैदा हुए थे, ईरान में पैदा हुए थे. इन्होंने किस फील्ड में काम किया था, केमिस्ट्री में, लेकिन इन्होंने जानवरों और प्लांट्स के ऊपर भी किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है उन किताबों का, अल नबातात और अल हैवानात. ठीक है, नबातात उन्होंने पौधों के ऊपर यानी दरख्तों के ऊपर रखी थी नाम, और जो उनके जो बुक थी जो जानवरों के ऊपर थी उनका नाम उन्होंने रखा था अल हैवानात. ठीक है, जितनी सी कंट्रीब्यूशन है. वैसे अब्दुल मलिक अस्माई के भी हमारे पास क्या है, ही वाज अ ग्रेट जूलॉजिस्ट एंड रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स. अल खील ऑन हॉर्स, अल इबिल ऑन कैमल्स, अल शात ऑन शिप, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड खलकुल इंसान on the different parts of the human body and their function. और जो हमारे पास अबुल मलिक अस्माई है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी काफी सारी किताबें लिखी. वो एक जूलॉजिस्ट है. अच्छा, पहले वाले क्या थे, वो केमिस्ट्री के फील्ड के थे, लेकिन उन्होंने बायो जानवरों और प्लांट्स के ऊपर लिखी जाबिर बिन हैन ने. लेकिन अब्दुल मलिक अस्माई क्या है, वो थे ही जूलॉजिस्ट, उन्होंने जूलॉजी पे ही बात की. जैसे कि उन्होंने लिखा है किताब खील उन्होंने घोड़ों के ऊपर लिखी. ठीक है, अल इबिल उन्होंने ऊंटों के ऊपर लिखी किताब. दूसरी किताब उन्होंने अल शाद जो उन्होंने शिप के ऊपर, ठीक है, लिखी, यानी कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उनके ऊपर. अल वहूश उन्होंने जंगली जानवरों के ऊपर लिखी. और वैसे ही फिर उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम क्या है, खलकुल इंसान. उन्होंने किसके ऊपर लिखी, तमाम और ह्यूमन के तमाम बॉडी पार्ट्स के ऊपर और उनके फंक्शंस के ऊपर. अच्छा, उसके बाद क्या है, अब अबू अली सीना हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जो 1980 में पैदा हुए और 1037 में क्या हुआ, उनका इंतकाल हो गया एडी में. अब ही वाज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट. ये क्या है, उन सब में सबसे आला थे एंड कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन. और इन्हें क्या कहा जाता है, मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है. इन्होंने दवाइयां ही बनाई हैं अपने टाइम में. अब इन्होंने कौन सी दवाइयां बनाई है, क्या किया इन्होंने, अभी आगे पढ़ते हैं. ही इज कॉल्ड एविसिना. आपने एक लफ्ज सुना होगा एविसिना. जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं तो हम एविसिना के भी लफ्ज यूज करते हैं, वो इन्हीं को ही कहा जाता है. ठीक है, द वेस्ट. एविसिना द वेस्ट मतलब क्या है, इन्हें जो मशरिक का वेस्ट के क्या कहते हैं, एविसिना कहा जाता है. मतलब कि इन्होंने वहीं पे सारी अपनी दवा स्टार्ट की. इन्होंने क्योंकि स्टार्ट फादर ऑफ कहा जाता है मेडिसिन, तो इन्होंने ही स्टार्ट की और फिर वहीं से सारी चीजें आगे बढ़ी. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी बीमारियां बताई कि भाई फला बीमारी होती है, ये बीमारी है, वो बीमारी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशन. यानी कि जितने भी जो इन्फ्लेमेटरी थे, जो जैसे बॉडी के ऑर्गन्स में जो भी हमें इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनके वजह से जो बीमारी होती है ज्यादातर इन्होंने बताई है. जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया और इन्फ्लेमेशंस हो गया. ठीक है, इन्होंने उसके अलावा मैथमेटिक्स में भी अपने काम किया, मतलब मैथमेटिक्स भी रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, और फिजिक्स और साथ में पैलियोंटोलॉजी एंड म्यूजिक्स, गाना बताना इन्हें भी पसंद था. ठीक है, अच्छा, ही रॉट बुक लाइक अल कानून एंड फिल तिब अल शाह. ठीक है, फिल तिब अल शफा एक इनकी किताब है, ये मेडिसिन के ऊपर है, और अल कानून भी इन्होंने एक किताब लिखी थी. ठीक है, बायोलॉजी के अंदर.
यहाँ तक का हमारा जो है टॉपिक टोटली खत्म हो चुका है। अब हमारे पास चैप्टर 1 में कोई भी चीज़ ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो। हमारे पास अप्रॉक्स हमने पूरी चैप्टर खत्म कर लिया। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसके लिए अगली वीडियो तक बने रहिएगा।